हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 बीपी 502T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स में कंपोनेंट ऑफ एरोसॉल पैकेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एरोसॉल के हमारे पैकेज के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। यहाँ पे हम लोग प्रोपेलेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसमें जो हम लोग कंटेनर्स यूज करते हैं एरोसॉल को पैक करने के लिए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसका जो अंतिम वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके जो और कंपोनेंट हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ एरोसॉल पैकेज के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एरोसॉल का पैकेज होता है या जो हमारा एरोसॉल का प्रोडक्ट है उसमें बेसिकली हमें ये 4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो हमारे प्रोपेलेंट्स होते हैं। दूसरा हमारा जो कंटेनर जिसके अंदर हम लोग एरोसॉल को पैक करते हैं वो होता है। तीसरा हमारा जो वाल्व होता है या एक्चुएटर होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने जो कंटेंट है उसको एक डिज़ायर्ड फॉर्म में अपने कंटेनर से एक्सपेल करने का काम करते हैं वो होता है। और अंतिम में हमारा जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट है जो कि हमारी ड्रग है वो यहाँ पे बेसिकली होती है। तो अगर हम लोग जो हमारा एरोसॉल पैकेज है उसके बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारे केवल 3 ही कंपोनेंट हैं। पहला हमारा प्रोपेलेंट होता है, दूसरा हमारा कंटेनर है और तीसरा हमारा वाल्व होते हैं और एक्चुएटर्स यहाँ पे होते हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है। यहाँ पे हम लोग प्रोपेलेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कंटेनर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग इसमें जो वाल्व यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इसमें जो हम लोग अलग अलग प्रकार के एक्चुएटर्स को यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है। आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रोपेलेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग प्रोपेलेंट्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे प्रोपेलेंट्स हम लोग एरोसॉल के पैकेज में यूज़ करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे ये हमारा जो एरोसॉल का पैकेज है उसके बेसिकली हर्ट के रूप में इसको कंसीडर करने का काम करते हैं। तो जैसा कि हमारे बॉडी में हर्ट होता है वो क्या करता है कि हमारे ब्लड को पंप करता है जिसके कारण कि ब्लड हमारा एक डिज़ायर्ड प्रेशर के साथ में हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाते हुए देखने को मिलता है। ऐसे ही जो हमारा एरोसॉल का पैकेज है उसमें हमारा प्रोपेलेंट एक डिज़ायर्ड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर हम लोग जो हमारा प्रोपेलेंट है उसके बारे में बात करते हैं तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे कंटेनर के अंदर एक वहाँ पे प्रॉपर जो प्रेशर है उसको डेवलप करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग आसान तरीके से बात करें तो हमारा जो कंपोनेंट है जो कि हमारे एरोसॉल के पैकेज के अंदर है वो जब एक प्रॉपर प्रेशर के साथ में वहाँ पे होता है तो जब हम लोग वॉल को ओपन करते हैं तो वो फिर हमें अपने कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है। और ये प्रेशर कौन डेवलप करता है? ये हमारे जो अलग अलग प्रकार के प्रोपेलेंट्स होते हैं वो हमें डेवलप करते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो यहाँ पे प्रोपेलेंट होता है वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एक वहाँ पे फोर्स के साथ में एक्सपेल करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये केवल हमारे कंपोनेंट को प्रोडक्ट को फोर्स के साथ में एक्सपेल करने का ही काम यहाँ पे एकदम नहीं करता है। प्रोपेलेंट को हम लोग एज ए यहाँ पे सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं या डाइल्यूएंट की तरह भी हम लोग अपने एरोसॉल में यूज़ कर सकते हैं। में जो हमारा कंपोनेंट है अगर वो हमारे प्रोपेलेंट में सॉल्युबल है तो उसको हम लोग यहाँ पे उसमें एक जो उसका सोल्यूशन है उसको फॉर्म करके यूज़ कर सकते हैं। अगर वो उसमें सॉल्युबल नहीं है तो उस कंडीशन में उसको सस्पेंशन के फॉर्म में उसमें सस्पेंड करके भी प्रोपेलेंट को जो है यूज़ कर सकते हैं। या उसको अगर डाइल्यूट करना है तो एज ए डाइल्यूएंट भी हम लोग प्रोपेलेंट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो प्रोपेलेंट है उसको खाली प्रेशर को डेवलप करने के लिए ही यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं। इसको हम लोग एज ए सॉल्वेंट और डाइल्यूएंट भी अपने एरोसॉल के पैकेज में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो अलग अलग प्रकार के हमारे केमिकल कंपाउंड हैं जिनको हम लोग एज ए प्रोपेलेंट अपने एरोसॉल के पैकेज में यूज करते हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो उनको बेसिकली हम लोग 2 क्लास में क्लासीफाई करने का काम करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करने का काम करते हैं। पहला हमारा लिक्विफाइड जो गैसेज होती हैं उनको हम लोग एज ए प्रोपेलेंट अपने जो एरोसॉल का पैकेज है उसमें यूज़ करते हैं। और कंप्रेस्ड गैस हमारी जो होती हैं उनको भी हम लोग एज ए प्रोपेलेंट अपने एरोसॉल के पैकेज में यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग जो लिक्विफाइड गैसेज हैं उनके एग्जांपल लें तो जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे हैं उनको भी यूज़ करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स को भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये सब हमारे जो लिक्विफाइड गैस है वो यहाँ पे होती है और इसको हम लोग यहाँ पे एज ए प्रोपेलेंट अपने एरोसॉल के पैकेज में यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारी कुछ जो कंप्रेस्ड गैसें हैं उनको भी हम लोग एज ए प्रोपेलेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। लाइक एग्जाम्पल
एग्जांपल लें तो जो हमारा नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारी ऐसी गैसेज हैं जिनको हम लोग, जो कि कंप्रेस्ड गैस होती हैं और इनको हम लोग एज ए प्रोपेलेंट अपने एरोसॉल के पैकेज में यूज़ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, अगर उनके बारे में बात करते हैं तो इनको हम लोग ओल्ड टाइम में काफ़ी यूज़ करते थे, बट यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी जो इन्वायरमेंट की ओजोन लेयर है उसका हमें डिप्लीशन करते हुए देखने को मिलते हैं, उसको ख़राब करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और जब ये ओजोन लेयर को ख़राब करते हैं तो ये फिर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है वो क्या है कि इसके कारण हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलता है। जो हमारा होता है वो समुद्र, उसका जो लेवल है वो भी हमें ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के कारण राइज होते हुए देखने को मिलता है। और हमारा रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी हमें ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के कारण अल्टर्ड होते हुए, चेंज होते हुए देखने को मिलता है। और हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट की ओजोन लेयर को ख़राब करते हैं और उसके कारण हमें ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके लिए 1974 में कुछ हमारी यहाँ पे एजेंसीज हैं, लाइक अगर एग्जांपल लें तो हमारा जो यहाँ पे होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमारी जो यहाँ एजेंसी है, कंज्यूमर जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन सेफ्टी कमीशन है उसने, और FDA ने 1974 में जो हमारे यहाँ पे CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनके यूज़ को बैन करने का काम किया था। और इसके कारण ये हमारे जो कंपोनेंट हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, इसके कारण 1974 में इसको बैन करने का काम किया गया था। बट ये इसका जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उसका जो बैन हुआ था उसमें हमारा इसको हम लोग कुछ हमारे जो फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स हैं उनमें इसका जो बैन है वो यहाँ पे नहीं लगा था। कुछ हमारे जो यहाँ पे होता है यहाँ इनहेलेशन, उसमें भी इसके यूज़ को बैन नहीं किया गया था। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे मीटर डोज हमारे इनहेलर्स होते हैं, MDIS होते हैं, उनमें इसके यूज़ को बैन नहीं किया गया था। तो अगर हम लोग अब बात करते हैं तो अब हम लोग जो हमारे MDIS होते हैं, हमारे यहाँ पे कह सकते हैं मीटर डोज जो हमारे यहाँ पे इनहेलर्स होते हैं, उसमें वो करेंटली हम लोग इस प्लेस पे जो हमारे HFCs हैं, लाइक हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हैं, इन प्रोपेलेंट्स को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ द CFCs जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे, जो कि हमारी ओजोन लेयर को ख़राब करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे होते हैं फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो हमारा ट्राइक्लोरो, हमारा वो मोनोफ्लोरो इथेन है जिसका कि हमारा प्रोपेलेंट नंबर 11 है, उसको यूज़ करते हैं। हमारा वो डाईफ्लोरो मीथेन को यूज़ करते हैं जो कि हमारा प्रोपेलेंट 12 कहलाता है। और हम लोग यहाँ पे जो हमारा वो डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन है उसको हम लोग एज ए प्रोपेलेंट अपने एरोसॉल में यूज़ करते हैं जिसका नंबर 114 यहाँ पे होता है। और ये जो हमारे होते हैं फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम लोग अधिकतर ऐसे एरोसॉल में यूज़ करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे जो ओरल यूज़ है उसमें यूज़ करते हैं, या इसको हम लोग जो हमारा इनहेलेशन है उसमें अगर हम लोग एरोसॉल को यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली प्रेफर करते हैं। अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे होते हैं टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग उनमें अधिकतर हाइड्रोकार्बन्स को प्रेफर करते हैं, या जो हमारे कंप्रेस्ड गैसेज हैं उनको हम लोग अधिकतर यूटिलाइज करने का काम करते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन्स में लें तो जो हमारा प्रोपेन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे एज ए हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट की तरह अपने टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसॉल में यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारी कंप्रेस्ड जो गैसेज हैं अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको भी हम लोग अधिकतर टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स में यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे ओरल या जो हमारा होता है इनहेलेशन उन एरोसॉल के बारे में बात करें तो हम लोग स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि जो हमारे अस्थमा वगैरह में हम लोग जो एरोसॉल पंप वगैरह यूज़ करते हैं उसमें हम लोग जो फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको यूज़ करते हैं। बट जो हमारे टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स होते हैं लाइक हमारा जो होता है आयोडेक्स का स्प्रे हो गया, या हमारा जो मूव का स्प्रे हो गया, या जो भी स्प्रे वगैरह होते हैं जिनको हम लोग अपने जो हमारी स्किन है उसके ऊपर यूज़ करते हैं, टॉपिकली यूज़ करते हैं, उनमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करना प्रेफर करते हैं या कंप्रेस्ड गैस को अधिकतर यूटिलाइज करने का काम करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग जो हमारे अलग अलग प्रोपेलेंट्स हैं वो उनको हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूज़ करते हैं। और जब हम लोग हमारे अलग अलग प्रोपेलेंट्स के कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो फिर हमें अपना जो वहाँ पे कंटेनर के अंदर डिज़ायर्ड वेपर प्रेशर चाहिए होता है वो हमें यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रोपेलेंट के एक मिक्सचर को बेसिकली यहाँ पे
यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोगों को जो हमारे अलग अलग प्रकार के प्रोपेलेंट का मिक्सचर है उसका जो हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ या राउल्ट्स लॉ को यहाँ पे यूज़ करते हैं। डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसके पहले भी हम लोगों ने जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है वहाँ पे भी हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई हमारा जो कंपोनेंट है जो कि वोलेटाइल कंपोनेंट होता है तो उसका जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने में हम लोग राउल्ट्स लॉ को यूज़ करते हैं। और अगर हमारा जो वहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उनमें अगर हम लोग बात करें उनका जो मिक्सचर है उसका जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो आप लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा होगा। तो जो हमारा राउल्ट्स लॉ है वो क्या था कि अगर कोई हमारे पास हमारे जो अलग अलग प्रकार के वोलेटाइल कंपोनेंट के मिक्सचर होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हमारा इस प्लेस पे वो राउल्ट्स लॉ है उसके अनुसार उसमें जो एक कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर वहाँ पे होता है वो उसके अंदर मोल फ्रैक्शन और उसका अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उसका कितना वेपर प्रेशर है उसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस बी इंटू पी ए नॉट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करें और तो ये क्या हो गया, जो हमारा पी ए अपॉन ये जो हमारा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी है वो क्या है, जो हमारा कैपिटल एन ए है जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेलेंट ए यहाँ पे कहलाता है। तो एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमारे दो प्रोपेलेंट हैं, एक प्रोपेलेंट ए है और एक प्रोपेलेंट हमारा यहाँ पे बी है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग पी ए के बारे में बात करते हैं तो पी ए क्या है, ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्रोपेलेंट ए कहलाता है। उसके बाद में अगर हम लोग पी ए नॉट के बारे में बात करते हैं, पी ए नॉट के बारे में बात करें तो ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर प्रोपेलेंट ए कहलाता है। मीन्स जो हमारा प्रोपेलेंट है जब प्योर फॉर्म में होता है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो हमारा पी ए नॉट यहाँ पे कहलाता है। उसके बाद में अगर हम लोग एन ए के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे प्रोपेलेंट ए का जो मोल्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। एन बी के बारे में बात करें तो ये हमारे मोल्स ऑफ द प्रोपेलेंट बी यहाँ पे है। उसके बाद में एन ए के बारे में बात करें तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोपेलेंट ए यहाँ पे कहलाता है। तो ये इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग हमारा जो प्रोपेलेंट का मिक्सचर है उसके अंदर हमारा एक प्रोपेलेंट का क्या वेपर प्रेशर है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हमारा राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा प्रोपेलेंट बी है उसके वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, दैट इज द पी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू पी बी नॉट। और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, एन बी इज इक्वल टू पी बी नॉट। तो यहाँ पे एन बी क्या है, ये हमारा यहाँ पे होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, हमारा यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन है जो कि एन बी यहाँ पे होता है। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग जो हमारा पी बी है वो क्या है, ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्रोपेलेंट बी है। अगर हम लोग एन बी के बारे में बात करते हैं तो एन बी हमारा यहाँ पे क्या है, मोल्स ऑफ द प्रोपेलेंट बी है। एन ए के बारे में बात करें तो ये क्या है, ये हमारा मोल्स ऑफ द प्रोपेलेंट ए होता है। अगर हम लोग एन जो हमारा पी बी नॉट है इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा जो प्रोपेलेंट बी है जब वो प्योर फॉर्म में होता है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो हमारा पी बी नॉट यहाँ पे है। और अगर हम लोग एन बी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो प्रोपेलेंट बी है उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर हमारे पास दो प्रोपेलेंट का मिक्सचर है, प्रोपेलेंट ए और प्रोपेलेंट बी, तो राउल्ट्स लॉ को यूज़ करके हम लोग जो प्रोपेलेंट ए है और प्रोपेलेंट बी है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ की जो भी हमारा वहाँ पे सिस्टम फॉर्म होता है, मिक्सचर फॉर्म होता है, उसका जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है वो हमारे जो उसके अंदर कंपोनेंट हैं उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उसी का जो सम है, योग है, ऐड है, वही बेसिकली यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो सिस्टम बनता है, मिक्सचर है, अगर उसके टोटल वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं जो कि P है, वो हमारा यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्रोपेलेंट ए पी ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्रोपेलेंट बी पी बी के यहाँ पे इक्वल होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो कंटेनर्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे जो एरोसॉल का पैकेज है उसका दूसरा कंपोनेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे एरोसॉल का कंटेनर है उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं एरोसॉल के कंटेनर को प्रिपेयर करने के लिए। बट यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रोपेलेंट को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक प्रेशर हमें
कंटेनर में डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं जो 140 से लेके 180 PSIG का जो प्रेशर है जो कि हमारे 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हो, उसके साथ में हमें विद स्टैंड करते हुए देखने को प्राप्त हो। इतना प्रेशर अगर उसके अंदर क्रिएट हो जाए तो वो हमें टूटते हुए या ख़राब होते हुए देखने को प्राप्त ना हो, ऐसे मटेरियल के कंटेनर को हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारे अलग अलग प्रकार के मेटल्स हैं उनके कंटेनर को यूज़ करते हैं या ग्लास के कंटेनर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ प्लेसेस पे, कुछ बुक्स में आपको प्लास्टिक के कंटेनर भी यहाँ पे देखने को प्राप्त होंगे, बट जो हमारे प्लास्टिक के कंटेनर हैं उनके अंदर से जो हमारे वेपर्स होते हैं वो हमें परमिएट होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कि प्लास्टिक का जो कंटेनर है उसमें हमें अगर उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से हमें उसका प्रेशर डिक्रीज होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर से जो वेपर्स हैं वो परमिएट होकर हमें बाहर आते हुए देखने को मिलती है। इसके कारण हम लोग जो हमारे मेटल के कंटेनर हैं या ग्लास के कंटेनर हैं उन्हीं को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे मेटल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा वो टिन प्लेटेड स्टील को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा जो होता है वो साइड सीम है जो कि 3 पीस में होता है, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे वो 2 पीस के जो टिन प्लेट स्टील का कंटेनर है उसको भी यूज़ करते हैं, या टिन फ्री स्टील को भी हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला मेटल है जो कि हमारा एल्युमिनियम है उसको भी हम लोग यूज़ करना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके जो हमारा वो 2 पीस का कंटेनर है वो यूज़ कर सकते हैं, या 1 पीस का जो कंटेनर होता है उसको हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं। उसके बाद में जो हमारे स्टेनलेस स्टील के कंटेनर हैं उनको भी हम लोग अपना जो एरोसॉल है उसको पैक करने के लिए एज ए कंटेनर यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला है जो कि ग्लास का कंटेनर है उसको भी हम लोग बेसिकली यहाँ पे एरोसॉल के पैकेज को पैक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारा जो अनकोटेड ग्लास का कंटेनर है वो भी इसमें यूज़ करते हैं, प्लास्टिक कोटेड ग्लास के कंटेनर को भी यूज़ करते हैं। तो अधिकतर जो हमारा कोटिंग है उसको हम लोग तब करना प्रेफर करते हैं जब हमारा जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग उसके अंदर पैक करने वाले हैं या प्रोपेलेंट वगैरह है उसके साथ में अगर हमारा कंटेनर रिएक्ट करता है या उसमें कोरोजन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कोटिंग करने का काम करते हैं। अगर वहाँ पे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो कोटिंग को करना हम अवॉइड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा पहला मेटल है जो कि हमारा होता है टिन प्लेटेड स्टील, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग टिन प्लेटेड स्टील के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा टिन प्लेटेड स्टील का कंटेनर होता है उसको हम लोग उस कंडीशन में अपने एरोसॉल को पैक करने के लिए यूज़ करते हैं जब उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो नॉन एक्वस होता है, मीन्स अगर उसके अंदर वाटर नहीं होता है, नॉन एक्वस प्रोडक्ट है, तो उस कंडीशन में हम लोग टिन प्लेट की स्टील का जो कंटेनर है उसको यूज़ करना प्रेफर करते हैं। और इस प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे वो जो हमारा वो टिन स्टील की एक जो सीट है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा वो थिन स्टील की सीट है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके ऊपर जो हमारा वो टिन है उसकी जो एक लेयर की कोटिंग है वो हम लोग करते हैं, और ये जो लेयर की कोटिंग है ये हमारे स्टील की सीट के दोनों साइड हम लोग करने का काम करते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक पतली सी स्टील की सीट इसमें यूज़ करते हैं और उसके दोनों साइड टिन की एक लेयर की कोटिंग करने का काम करते हैं, और इसको फिर हम लोग अपने एरोसॉल के कंटेनर को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर इस प्लेस पे हमको जो हमारा प्रोडक्ट है अगर उसके अंदर वाटर होता है या उसका पीएच काफ़ी कम होता है, लो पीएच का प्रोडक्ट होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे हमारी जो यहाँ एडिशनल ऑर्गेनिक कोटिंग है उसको करने का काम करते हैं। जो हमारा इपॉक्सी के वो रेजिन्स हैं या जो हमारे यहाँ पे वेनिल रेजिन्स वगैरह हैं उनसे हम लोग उसके ऊपर एक एडिशनल कोटिंग कर देते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर वाटर है तो भी उसको पैक कर सकते हैं, और अगर हमारे प्रोडक्ट का पीएच काफ़ी कम है तो भी हम लोग उसको पैक कर सकते हैं अगर हम लोग उसके ऊपर जो हमारा वेनिल या इपॉक्सी रेजिन्स की कोटिंग को कर देते हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पे मेटल है जो कि हमारा जो यहाँ एल्युमिनियम है वो कहलाता है। अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर जो हमारे मीटर डोज यहाँ पे इनहेलर्स होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे होते हैं फार्मास्यूटिकल हमारे एरोसॉल कंटेनर्स हैं उनको पैक करने के लिए हम लोग अधिकतर एल्युमिनियम के कंटेनर को यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा एल्युमिनियम का कंटेनर है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग इसका जो हमारा कोरोजन है उससे और ज़्यादा इसको रेसिस्टेंस
बनाने के लिए हम लोग इसके ऊपर भी जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनकी कोटिंग करने का काम करते हैं। यहाँ पे हमारा इपॉक्सी, हमारा जो होता है वेनिल, हमारा जो होता है फिनोलिक या हमारा पॉलीएमाइड का रेजिन्स वगैरह हैं, इनकी कोटिंग अगर हम लोग कर देते हैं तो हमें वहाँ पे कोरोजन से और अधिक रेसिस्टेंस वहाँ पे अपने एल्युमिनियम में देखने को मिलता है। तो यहाँ सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि अधिकतर जो हमारे मीटर डोज इनहेलर्स हैं या फार्मास्यूटिकल एरोसॉल कंटेनर हैं वो हमें एल्युमिनियम के ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग अगला जो मेटल है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो स्टेनलेस स्टील है वो यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग स्टेनलेस स्टील के कंटेनर के बारे में बात करें तो इसमें हमें जो इसका ये हमें काफ़ी स्ट्रांग भी देखने को मिलता है और इसमें जो हमारा वो रेसिस्टेंस है वो भी हमें अधिकतर जो मटेरियल है उनसे इसका हमें जो रेसिस्टेंस है वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रांग भी है और हमारे अधिकतर जो मटेरियल है उनके साथ में रिएक्ट नहीं करता है। तो फिर यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार की इंटरनल कोटिंग को करने की आवश्यकता अपने स्टेनलेस स्टील पे नहीं होती है। बट अगर हम लोग स्टेनलेस स्टील के कंटेनर के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे जो स्मॉल साइज के कंटेनर्स होते हैं उनमें इसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड होता है। बट ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है। तो जो हमारे यहाँ एरोसॉल के छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं उनमें अगर हम लोग स्टेनलेस स्टील को यूज़ करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारे बड़े कंटेनर्स हैं एरोसॉल के उसके लिए तो स्टेनलेस स्टील को यूज़ कर सकते हैं। बट जो छोटे कंटेनर्स हैं उनमें हम लोग एरोसॉल के अगर स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं तो फिर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी हाई होते हुए हमें देखने को प्राप्त होगी। उसके बाद में जो हमारा अगला है वो है हमारे ग्लास के कंटेनर्स। तो अगर हम लोग ग्लास के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारा जो होता है एरोसॉल का सिस्टम अगर उसका जो टोटल प्रेशर उसके अंदर है अगर वो वहाँ पे 25 psig से कम है तो उस कंडीशन में हम लोग ग्लास के कंटेनर को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। मतलब अगर प्रेशर यहाँ पे 25 psig से कम का प्रेशर अगर टोटल प्रेशर हमारे एरोसॉल के सिस्टम में अगर है तो वहाँ पे हम लोग ग्लास के कंटेनर को प्रेफर करते हैं। अगर उसके ऊपर हम लोग जो हमारा प्लास्टिक की कोटिंग वगैरह अगर ग्लास के ऊपर कर देते हैं तो फिर वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 33 psig के प्रेशर तक उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम लोग ग्लास कंटेनर के बारे में बात करते हैं तो इसका जो यूज़ है वो काफ़ी लिमिटेड होता है क्योंकि ग्लास हमारे ब्रिटल होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग ग्लास के कंटेनर को कम ही यूज़ करते हैं। बट अगर हम लोग ग्लास के कंटेनर के फ़ायदे के बारे में बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ये अच्छे से स्ट्रांग इस प्लेस पे होते हैं और इनका जो अपीलिंग है वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम लोग मेटल के कंटेनर से कंपेयर करते हैं मीन्स ये काफ़ी स्ट्रांग भी होते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं अगर हम लोग मेटल कंटेनर से इसको कंपेयर करते हैं। और हमारे जो ग्लास के कंटेनर हैं उनमें जो हमारा कोरोजन है वो भी हमें काफ़ी कम देखने को प्राप्त होता है और ये हमें अलग अलग डिज़ाइन में अवेलेबल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो ग्लास का कंटेनर है उसको हम लोग अगर प्रेशर हमारा टोटल प्रेशर 25 psig से कम है तो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं या उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग कर देंगे तो 33 psig के प्रेशर तक हम लोग ग्लास के कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। बट ग्लास हमारे जल्दी टूट जाते हैं जिसके कारण कि इसको हम लोग कम ही यूज़ करने का काम करते हैं। बट ये स्ट्रांग होते हैं मीन्स इस प्लेस पे इनका जो अपीलिंग है, इसकी जो सुंदरता है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम लोग मेटल के कंपेरिजन में इसको कंपेयर करते हैं ये इसका जो हमारा एडवांटेज है वो है इसमें हमें जो कोरोजन है वो भी कम देखने को मिलता है और ये हमें अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग कलर में अवेलेबल देखने को मिलते हैं जिसके कारण कि ये हमें काफ़ी अट्रैक्टिव जो हमारा कंटेनर है वो उससे बनता है। तो इसलिए हम लोग ग्लास के कंटेनर्स को भी यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे प्लास्टिक के कंटेनर्स को यूज़ करना हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अगर हम लोग एरोसॉल के पैकेज के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक सो जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ एरोसॉल पैकेज है उसमें प्रोपेलेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो कंटेनर्स हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।